हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं आपके लिए लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ डील कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ। इसमें हम करते हैं हर चैप्टर का क्विक रिवीजन और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट इज एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स एज वेल एज लॉन्ग आंसर्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी, अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, हर चीज के लिए कोर्स कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है। यहां पर आपको कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद, उन्हें पढ़ने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और यहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिलता है बेस्ट टीचर्स के साथ, तो आप अपनी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है लिविंग वर्ल्ड के लिए एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे लास्ट सेशन में हमने इससे रिलेटेड क्विक रिवीजन कर चुका है। आज हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे और जब भी हम 11th क्लास में एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, यानी एमसीक्यूज अब जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का व्यू लेकर ही पढ़ना होता है। ऑल्दो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही कोर्स आने वाला है, तो हर एक क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी है और ये अपने आप में एक की फैक्टर है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए है, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब हम स्पीशीज से किंगडम जाते हैं, आपको याद आया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट। यही हमने हायरार्की पढ़ी है क्विक रिवीजन जब किया था। तो किंगडम सबसे पहला होता है, स्पीशीज सबसे आखिरी होती है। ये कह रहे हैं जब हम स्पीशीज से किंगडम, उल्टा जाने का ना, स्पीशीज में सबसे कम सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटेड कैरेक्टर्स, किंगडम में कम क्लोज रिलेटेड कैरेक्टर्स। तो ये कह रहे हैं कि आप स्पीशीज से जा रहे हैं किंगडम की तरफ, तो टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कैसे होंगे? देखो स्पीशीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं और जैसे जैसे हायरार्की ऊपर की तरफ जाती है, यानी ऊपर कैरेक्टर्स कम कॉमन है, नीचे ज्यादा कॉमन है। लेकिन स्पीशीज से किंगडम जाएंगे तो कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स कम होंगे ना, क्योंकि प्लांट और एनिमल, फिर उनमें कॉमन कैरेक्टर एक साथ, फिर और कॉमन कैरेक्टर एक साथ, फिर और कॉमन, ऐसे 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 सबसे कॉमन कैरेक्टर्स किसके पास थे? स्पीशीज के साथ। अब स्पीशीज के पास सबसे ज्यादा कॉमन, अब अपने से पूछा है स्पीशीज से किंगडम का बताओ, तो मतलब स्पीशीज में सबसे ज्यादा कॉमन थे, किंगडम में सबसे कम कॉमन कैरेक्टर्स, तो इट विल डिक्रीज। देखो ऑप्शंस, The characters will decrease, यही हमें सही ऑप्शन लगता है। will increase नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर कहाँ देखने को मिलते हैं? स्पीशीज में सिर्फ। रिमेन सेम, बिल्कुल सेम नहीं रह सकते, दोनों अलग अलग टैक्सा है। एंड में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं, हम बिल्कुल स्पेसिफिक हैं इस चीज के बारे में कि द कैरेक्टर्स आर गोइंग टू डिक्रीज, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, राइट। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स चेक द आंसर। Yes, so that is the correct option. Okay, next. Which of the following suffixes used for unit of classification in plants indicate a taxonomic category of family? Suffix मतलब वो जो किसी वर्ड के पीछे लगता हो, जैसे आईएनजी किसी वर्ड के पीछे ही लगता है, कभी आगे नहीं लगता है ना। सफरिंग, केयरिंग, क्राइंग पीछे ही लगता है ना, ऐसे ही सफिक्स जो है किसी भी वर्ड के पीछे लगता है। तो इनने बोला है कौन सा सफिक्स यूज होता है फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स, जब हम प्लांट्स में क्लासिफिकेशन करते हैं, विच इंडिकेट्स अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली, जो फैमिली में यूज होता हो। तो क्या लगता है? फैमिली में प्लांट के लिए हमेशा एसीई, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली, पोटैटो जो होता है वो सोलेनेसी फैमिली का होता है, तो एसी लगता है पीछे, ठीक है। सफिक्स में देखो एलिस नहीं, ये गलत, ओनेई नहीं, ये भी नहीं होता, एसी होता है और एई नहीं होता। तो एसी किसी भी फैमिली का जब हम नाम लिखते हैं, प्लांट की किसी भी फैमिली का जब हम नाम लिखते हैं, तो यूजुअली उसके पीछे सफिक्स लगा होता है एसी। जैसे मैंने आपको बताया पोटैटो की फैमिली सोलेनेसी, एसी लगा होता है पीछे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। लेट्स चेक द आंसर।
राइट, सो दिस इज अगेन अ लड्डू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बहुत लॉजिक यूज करना पड़े, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू, सिस्टमैटिक्स का मतलब पूछा गया है। सिस्टमैटिक्स वो होता है जहां पर ऑर्गेनिजम्स और उनके रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई हो, राइट। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ऑर्गन सिस्टम की पढ़ाई नहीं होती, ऑर्गेनिज्म और उनसे जुड़ी हुई बातों की पढ़ाई होती है, ऑर्गेनिज्म और उनके रिलेशनशिप, वो भी बायोडाइवर्सिटी में जहां पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जहां पर आइडेंटिफाई किया जाता और प्रिजर्व किया जाता हो, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप्स, यस, हमेशा बायोडाइवर्सिटी यानी जो विभिन्नता है ऑर्गेनिजम्स में, उनमें उनके ऑर्गेनिजम्स और उनके रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो आते हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर। तो ये ऑप्शन हमें सही दिखता है, लेकिन हम किसी ऑप्शन को छोड़ते नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, क्या हम यहाँ पर हैबिटेट्स पढ़ते हैं? नहीं, हम हैबिटेट्स भी नहीं पढ़ते, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सही ऑप्शन ऑप्शन सी दिखता है हमें। लेट्स चेक द आंसर। So C is the correct option. Why? Because यहाँ पर ये questions जो है मैंने आपको इसीलिए keywords कराए थे, मेरा keywords कराने का एक यही क्राइटेरिया था, क्योंकि ऐसे 1 मार्क्स में या MCQs में वो keywords आपसे वैसे के वैसे पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले keywords कराए थे, और वो देखो आज वही यूज हो रहे हैं, वो ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस मतलब क्या होता है? जिसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उसको हम बोलते हैं जीनस, राइट। ओके, सो सी, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, कोई एक इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल होता है? नहीं, बिल्कुल कोई एक अकेला प्लांट और एनिमल नहीं होता भैया उसमें। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, क्या कोई कलेक्शन है प्लांट्स का और एनिमल्स का? नहीं, ये भी नहीं है। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाँ बिल्कुल। अच्छा, जीनस जो है वो प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो है वो जीनस बनाती है। करेक्ट ऑप्शन हमें ऑप्शन सी दिखता है, and none of these is not the option right for us over here, right? So let's check the answer. क्या ऑप्शन सी सही ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, right? Next question, the taxonomic unit phylum in the classification of animal is equivalent to which hierarchy level in classification of plant? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम टैक्सोनॉमिक यूनिट ले लें, कौन सा वाला? फाइलम, तो उसमें क्लासिफिकेशन के दौरान एनिमल्स के लिए यूज होता है फाइलम, इज इक्विवेलेंट टू व्हिच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो प्लांट के लिए वहीं उस लेवल पर कौन सा यूज होता है? तो डिवीजन और फाइलम ये दोनों यूज होते थे, राइट, राइट आफ्टर द किंगडम। किंगडम, फाइलम, डिवीजन एक साथ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मैं इतनी बार बोल चुकी हूं कि याद हो जाना चाहिए। ओके, सो देखो यहां पर हमें डिवीजन हमारा सही आंसर है। सो देखो क्लास है क्या? नहीं। ऑर्डर बिल्कुल नहीं। डिवीजन हाँ बिल्कुल। फैमिली बिल्कुल नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन सी। लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क हमने किस चीज में पढ़ा था? जब हमने उस चैप्टर के टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े थे, राइट, जहां पर प्रिजर्व की जाती हैं प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज। तो बोटानिकल गार्डन जो है वहां पर प्लांट की स्पीशीज को रखा जाता है और जूलॉजिकल गार्डन में एनिमल स्पीशीज को रखा जाता है, लेकिन कौन सी वाली? वो दोनों ही होती हैं, चाहे जैसे आसपास मिलने वाली लोकल स्पीशीज भी हो सकती हैं या कोई दूर दराज के एरिया में मिलने वाली भी हो सकती हैं, तो कॉमन स्पीशीज भी होती हैं और किसी जगह की स्पेसिफिक स्पीशीज भी होती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीशीज। एंडेमिक लिविंग स्पीशीज मतलब कि जो किसी लोकल एरिया में मिल जाए, और एक्सोटिक स्पीशीज तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल एरिया वाली मिल जा रही हो, मतलब एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मिलने वाली, ठीक है, किसी एक एरिया में ही मिलती, भैया सब जगह नहीं मिलती, तो उसको हमने ले जाके गार्डन में रख दिया ताकि अब उसे सब यूज कर सकें। तो क्या सिर्फ ऐसा होता है? नहीं, किसी एक स्पेसिफिक के बारे में नहीं, हर वैरायटी प्रेजेंट होती है बोटानिकल गार्डन में। तो एक्सोट कलेक्शन ऑफ, ये वाला तो हमारा गलत हो गया, ओनली तो हो ही नहीं सकता। फिर एक्सोटिक वाली है क्या जो सब जगह पाई जाए? नहीं। तो कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज, हाँ बिल्कुल दोनों होती हैं, जो सब जगह मिल जाए वो भी और जो कहीं ना मिले वो भी, ये दोनों प्लांट की स्पीशीज बोटानिकल गार्डन में रखी जाती है। कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन सी, राइट। So option C is the correct option, right? Next question,
taxonomic key is one of the taxonomic tool in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of. हमने taxonomic key पढ़ी थी जिसमें हमने couplet पढ़ा था और हमने lid पढ़ा था, याद आ गया। और ये सब हमने कहाँ पढ़ा था? जब हमने taxonomical aids पढ़े थे। तो जब taxonomical aids जो होते हैं उनकी पढ़ाई करने के लिए की होती है जो taxonomical की होती है, जिसमें contrasting characters यानी कि couplets होते हैं, ठीक, और उनकी lid होती है, जैसे मैंने आपको बताया था bilateral symmetry, radial symmetry। तो symmetry उनका lid है जिसमें bilateral और radial जो हैं वो दो टाइप्स हैं। contrasting characters याद आ गया, मैंने मेंडल का एग्जाम्पल दिया था। अब हमसे पूछा गया है कि ये टैक्सोनॉमिकल की कहां कहां यूज होगी, तो किसके प्रिपरेशन में? मोनोग्राफ्स के, फ्लोरा के, दोनों के, या किसी के नहीं? तो भाई ऐसा है कि मोनोग्राफ में भी यूज होगा, फ्लोरा में भी यूज होगा, और दोनों में यूज हो रहा है। तो सही ऑप्शन हमें ऑप्शन ए और बी दिखता है। हालांकि कई जगह कई बुक्स के अकॉर्डिंग फ्लोरा इज द करेक्ट आंसर, पर ऐसा नहीं है। मोनोग्राफ में भी कई जगह ये की जो है वो यूज होती है पढ़ाई करने के लिए टैक्सोनॉमी के बारे में। इसीलिए हम ऑप्शन जो सबसे ज्यादा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंड बी, तो हम उसी को आंसर लेके चलेंगे। सो लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द ऑप्शन सी। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, all living organisms are linked to one another because सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बात कॉमन होती है ना? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक टू वन अनदर बिकॉज, क्यों एक दूसरे से लिंक होते हैं? क्यों लिंक होते हैं? जेनेटिक मटेरियल की वजह से। जीन्स याद आ गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? जिसके पास डीएनए है, आरएनए है, हेरिडिटरी यूनिट जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, जो लिंक बना रखा है कि भाई होमोसेपियन में से होमोसेपियन ही जन्मेगा, डॉग से डॉग ही जन्मेगा, कैट से कैट ही जन्म ले सकती है। तो ये वाली जो चीजें ये किसने लिंक कर रखी हैं? ये हमारी जेनेटिक मटेरियल ने लिंक कर रखी है। तो वही जेनेटिक मटेरियल हमारी लिंक होता है टू वन अनदर बिकॉज दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। कॉमन जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल एक ही टाइप का नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते थे, हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, वेरिएशन भी पढ़ा था। नेक्स्ट, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, मतलब बिल्कुल सही है कि कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन वेरिंग डिग्री मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस क्या है जो हमने क्लास 10th में वेरिएशन पढ़ा था, दैट इज द चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल जो कहलाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब जब फोटोकॉपी कराते हैं तो कभी कभी कुछ चेंज आ जाता है ना, हो सकता है वहां पर एम्प्टी लिखा हो और जब आपने फोटोकॉपी कराई तो ये हट गया, सिर्फ MPTY दिख रहा हो, तो इसका मतलब तो चेंज हो जाएगा ना। ऐसा ही कुछ जब डीएनए कॉपी होता है तब हो जाता है। तो वो जो सडन चेंज होता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से पूरी जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें चेंज आ जाता है। तो हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हमारे पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो है और उसमें कुछ सर्टन वेरिंग डिग्री भी है, तभी हमारा क्रोमोसोम 99.9% सिमिलर है और वो 1% का चेंज है ना। ओके, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर ऑप्शन जो सही लगता है वो लगता है ऑप्शन बी, दे हैव कॉमन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल के कॉमन होने से कुछ नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल कॉमन होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो ही नहीं सकता यहाँ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स चेक द आंसर। Okay, so option B is the correct answer. Next question, which of the following is a defining characteristic of living organism? दिए गए characters में से हमें बताना है कि कौन सा character हमारे living organisms का सबसे बिल्कुल exclusive character है, उसके वो किसी और में हो ही नहीं सकता, नॉन लिविंग में हो ही नहीं सकता। तो बताओ ग्रोथ के बारे में। जब मैंने आपको ग्रोथ पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बोल्डर्स यानी कि बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं मिट्टी इकट्ठा होने से, तो ग्रोथ तो वो भी है। एबिलिटी टू मेक साउंड, अगर मैं बोर्ड को और पेन को वो करूंगी, टैप करूंगी तो साउंड तो इससे भी प्रोड्यूस होगा। फैन चलता है उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? जो कूलर चल रहा है उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? नहीं है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो क्या एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। और दूसरा उन्होंने पूछा है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जरूर जाता है,
बिल्कुल देखा जाता है। पर आप सोचो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग रहने के लिए जरूरी नहीं है, जो ये बताता है रिप्रोडक्शन अगर नहीं भी होगा तो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, और रिप्रोडक्शन होगा तो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। और यहां हमसे क्या पूछा है, लिविंग कैरेक्टर बताने वाला कौन सा है, तो रिप्रोडक्शन जो है उसका जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो एक प्रोसेस जरूर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला, पर नेसेसरी नहीं है टू बी लिविंग। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बाहरी स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो बाहरी जो हमारा एनवायरनमेंट है अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इकलौता ऐसा होता है जो उस चीज के लिए चेंज मतलब रिस्पॉन्ड कर सकता है चेंज को। जैसे पंचिंग बैग को मारोगे तो वो वापस नहीं मारता, आप वेजिटेबल को काटते हो तो वो वापस लड़ाई करने नहीं उठते, पर ऐसा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ करके देखो, छोटे से छोटा भी अपने आप को डिफेंड करने के लिए लड़ाई जरूर करेगा। तो जो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है जो बताता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन डी। लेट्स चेक द आंसर। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। लड्डू क्वेश्चन था, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इस क्वेश्चन में कई बच्चे रिप्रोडक्शन मार्क करके आ सकते थे, पर आपको ये बात याद रखनी है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसका लिविंग होने या ना होने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना जिंदा रहने का प्रतीक है। बात समझ गए? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहां मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखो इस कॉलम को, यहां पर किंगडम, फाइलम, फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीशीज और जीनस, ये सारी चीजें दी हुई हैं, और इसके सामने ट्यूबरोसम, पॉलीमोनियल, सोलेनम, प्लांटे और सोलेनेसी दिया हुआ है। अब ये देख के थोड़ा थोड़ा घबराहट हुई होगी कि मैम ये सब क्या दिया हुआ है। ये सब जो है ये आपका फेवरेट है जो पोटैटो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। आगे आगे जैसे जैसे बात करेंगे आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि किंगडम जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है ना, चाहे प्लांट किंगडम हो चाहे एनिमल किंगडम हो। तो किंगडम जो है वो सबसे बड़ा होता है। देखो इसमें कहीं एनिमल या प्लांट लिखा हुआ है क्या? ट्यूबरोसम, पॉलीमोनियल, सोलेनम, प्लांटे और सोलेनेसी। तो प्लांटे हमें मिल गया, तो ये किंगडम तो हो गया इसका प्लांटे। अब वो तो मैंने आपको बता दिया है कि पोटैटो है तो प्लांटे ही होगा, तो आप समझ गए। लेकिन अगर मैं नहीं भी बताती तो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, किंगडम तो एक ही होगा, प्लांट या एनिमल। अब इसके बाद अपन देखते हैं किंगडम के बाद फैमिली, है ना। तो फैमिली कौन सी होगी? फैमिली जो है वो हमेशा सफिक्स एसी से एंड होती है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। तो एसी किसमें लगा है? ट्यूबरोसम में एसी है? नहीं है। पॉलीमोनियल में है? नहीं। सोलेनम में है? नहीं। सोलेनेसी में है। तो इसकी फैमिली जो हो गई वो हो गई सोलेनेसी। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने अगर ये दो चीज मार्क कर ली है ना, अब देखो ये स्मार्ट तरीका होता है। अभी मैं आपको ऐसा इसीलिए बता रही हूं क्योंकि हमने स्पेसिफिक चीजें प्लांट के बारे में नहीं पढ़ी, अभी तो हम ब्रॉड डिविजन पढ़ रहे हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे डिवाइड होता है। आगे आगे हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, एनिमल को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। पर यहां ये क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना ही है, हमें एक नंबर नहीं छोड़ना है। मैं आपको हमेशा बोलती हूं मार्क्स कभी भी छूटने नहीं चाहिए। तो हमने कम से कम दो चीजें मार्क कर ली हैं, किंगडम, प्लांटे और फैमिली, सोलेनेसी। मतलब बी वाला ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएगा, ए वाला ऑप्शन फिफ्थ के साथ जाएगा। बी फोर्थ के साथ, ए फिफ्थ के साथ, बी फोर्थ के साथ, ए फिफ्थ के साथ। और किसी क्वेश्चन में दिख रहा है? B4 नहीं है, यहां पे भी नहीं है। B4 यहां पे भी नहीं है। B4 यहां पे भी नहीं है। तीनों ऑप्शन में ये दोनों चीजें नहीं दिख रही। बात समझे? ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी नहीं है। जैसे जैसे हम इस यूनिट को सॉल्व करेंगे, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि कौन से प्लांट की फैमिली कैसी होती है, जीनस कैसा होता है, स्पीशीज कैसे होती है, सब समझ में आएगा, राइट। और उसके बाद ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकें। पर अगर हमसे वो नहीं होता तो भी हम हर एक जितना हमें मालूम है हम उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं ना, मैच करके ऑप्शन। तो अभी तक हमको दो ऑप्शन मिल गए हैं ऑप्शन ए में, राइट। अब हमारे पास बचा सी, डी और ई। अब देखो सी, डी और ई ये हमने मिला लिया था। सी जो है, ऑर्डर जो है वो होता है पॉलीमोनियल्स,
और स्पीशीज और जीनस, जो जीनस है और स्पीशीज है वो ट्यूबरोसम होती है और सोलेनम होती है। तो इस चीज से हमने इसका आंसर जो है हमारे लिए इजी है फाइंड आउट करना। तो हमारे लिए सही ऑप्शन यहां पर हमें कौन सा दिखता है, ऑप्शन ए, क्योंकि हाँ बिल्कुल ये वाला जो ऑप्शन है यहां पर हमको करेक्ट ऑप्शंस मिल गए हैं जो हमें बाकी सारी चीजों में नहीं मिले। जितना नॉलेज आपके पास है आप उससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं इसमें बहुत ज्यादा सिर्फ इसलिए नहीं जा रही हूं क्योंकि अभी आपने इसके बारे में पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, आगे के सेशंस में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर दैट वी फाइंड इज ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो कभी कभी अगर हम किसी चीज के बारे में स्पेसिफिक नहीं है लेकिन हमें 4 चीजें उसके बारे में मालूम है तो हम उससे भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, लिनिस इज कंसिडर्ड, सर लिनिस को बोला जाता है एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ही इज द फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी। नेम द 2 अदर बॉटनिस्ट नोन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। ये जो है इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है सर कार्लस लिनिस को, लेकिन उनने हमसे पूछा है कि हम कुछ बोटानिस्ट का नाम बताएं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन प्लांट की टैक्सोनॉमी में दिया हुआ है। तो ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन प्लांट की जो टैक्सोनॉमी है उसमें दिया अपार्ट फ्रॉम कार्लस लिनस, और वो 2 थे सर जॉर्ज बेंथम और दूसरे थे सर जोसेफ डाल्टन हुकर। ये 2 ऐसे बड़े दिग्गज साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन नेचर की पढ़ाई के लिए, प्लांट की पढ़ाई के लिए टैक्सोनॉमी में दिया, टू फाइंड आउट द हायरार्की, टू फाइंड आउट द टैक्सा एंड द टैक्सोनॉमी ऑफ देम। क्लियर? तो भाई यहां पर हमें साइंटिस्ट के नाम याद करने रहेंगे, सर जॉर्ज बेंथम एंड सर जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दोनों भी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं और ये एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी साइंटिस्ट के नाम याद करना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो मैंने अपने स्कूल टाइम में करी थी वो मैं आपको भी बता देती हूँ। आज से आपको मालूम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे क्लियर करना ही करना है। आज से एक कॉपी ऐसी बना लो, फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, तो उस चैप्टर में जितने साइंटिस्ट का नाम आया उन साइंटिस्ट का नाम लिख लो। मतलब एट द एंड ऑफ द 2 इयर्स आपके पास 2 साल बाद एक कॉपी में 2 पेज भर के, 3 पेज बहुत ज्यादा हुआ तो बाकी 1 डेढ़ 2 पेज में सारे साइंटिस्ट के नाम, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। तो आप वहां पर मार्क्स कभी भी लूज नहीं करेंगे। दिस वाज माय प्लान, यू कैन फॉलो दैट, दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो यहां पर हमने सर कार्लस लिनस के अलावा 2 नाम याद किए, सर जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, फॉर द सेम द कंट्रीब्यूशन इन द टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does ICZN stands for? ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है जहां पर एनिमल्स को नाम दिया जाता है, क्योंकि जूलॉजी जो है वो एनिमल्स की पढ़ाई है। लड्डू क्वेश्चन, और जब मैंने आपको ये वहां पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि ये एमसीक्यूज में या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1 लाइनर में, और वो आपके सामने है। इसीलिए जरूरी है हमें ICZN को याद रखना, विच इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, राइट? ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कपलेट इन अ टैक्सोनॉमिकल की मीन्स, हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े, वहां पर हमने टैक्सोनॉमिकल की पढ़ी जहां पर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया जाता है और उनको कपलेट बोला जाता है और उसमें एक लीड होती है। तो वो जो कपलेट है वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आता है इन 2 कैटेगरीज से। ठीक, सो की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन पेयर कॉल्ड कपलेट। ये मैं आपको बता चुकी हूं। टैक्सोनॉमिक की प्रोवाइड्स अ सर्टेन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द यूजर कैन सॉर्ट आउट द टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ अननोन स्पीशीज। जो स्पीशीज को आप नहीं जानते उस स्पीशीज को भी आप टैक्सोनॉमी में रख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक की। क्लियर? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कपलेट एंड द लिड। कभी भी अगर टैक्सोनॉमिक की पूछा गया है तो कपलेट के बारे में डेफिनेटली याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, मोनो मतलब एक है ना, और ग्राफ मतलब टू मेजर समथिंग, विच इज यूज्ड टू मेजर समथिंग। तो मोनोग्राफ एक ऐसी बुक है, ऐसा कंटेंट है, ऐसा बुकलेट है जहां पर या तो किसी जीनस या किसी फैमिली के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेंशन होती है और उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि
ताकि आगे की जनरेशंस प्रोजेनीज उसे पढ़ सकें। आंसर देखो, मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, किसी एक, मोनो बोला था ना, तो मोनो इज फॉर वन टैक्सॉन, मैंने ये हमेशा बताया है, एनी वन जीनस और फैमिली एट पर्टिकुलर टाइम, जिसमें इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर? ओके, सो दैट इज ऑल फॉर मोनोग्राफ। हमेशा मोनोग्राफ को कैसे याद रखोगे, मोनो का मतलब होता है वन और ग्राफ का मतलब होता है टू स्टडी, टू मेजर समथिंग। तो यहां पर ये एक चीज कौन सी है जिसको आप पढ़ोगे, मेजर करोगे, कोई एक टैक्सॉन। इजी, दिस विल बी द की टू द क्वेश्चन फॉर मोनोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा मल्टीप्लाइज। अब देखो वो 10th में अपन ने अमीबा बहुत पढ़ा है, वो यहां पे भी आ गया। अमीबा मल्टीप्लाइज बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, इज दिस फिनोमिना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन? एक्सप्लेन। हमसे पूछा गया है कि अमीबा जो है वो डिवीजन जब करता है तो क्या वो उसकी ग्रोथ है या वो उसका रिप्रोडक्शन है? तो अमीबा के अंदर जो प्रोसेस चलती है वो होती है, किसके थ्रू डिवाइड करता है? बाइनरी फिजन के थ्रू अमीबा डिवाइड करता है ना। तो अब जब अमीबा डिवाइड करता है तो एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, राइट, बनते हैं। और क्या लिखा है? माइटोटिक सेल डिवीजन। तो माइटोटिक सेल डिवीजन मतलब एक से दो सेल्स बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो पेरेंट से जब दो ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं तो क्या वो रिप्रोडक्शन है या वो ग्रोथ है? तो इसमें स्पेसिफिक इसीलिए नहीं हो सकता, ये दोनों सेम ही क्राइटेरिया है। ग्रोथ होता है जब सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। ग्रोथ का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल बढ़ना, मास बढ़ना, टिश्यू बढ़ना, है ना। किसी ऑर्गन, किसी सेल का, किसी टिश्यू का अगर मास बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं ग्रोथ हो रही है, और नंबर तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करे ना, गिव राइज टू अ न्यू प्रोजेनी, न्यू ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल भी बढ़ा, नया ऑर्गेनिज्म भी बना। सो दिस इज क्वाइट ऑफ अ सिमिलर प्रोसेस। और ये किसमें हुआ है? एक अमीबा यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। अमीबा is a unicellular organism, it undergoes division and give rise to two amoeba। इसने डिवाइड किया, दो अमीबा बन गए। therefore in unicellular organism, जो एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवीजन इज सेम एज रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सेम है रिप्रोडक्शन से। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड बाइनरी फिजन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बाइनरी फिजन के फॉर्म में हो रहा है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, बस वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्योंकि सेल का नंबर भी बढ़ गया और नया ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस हो गया, इसीलिए दिस क्राइटेरिया इज सेम फॉर द प्रोसेस इन अमीबा। Right? Okay. So this is the question for this answer. Let's move ahead. डिफाइन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको क्विक रिवीजन में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मेटाबॉलिज्म होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं वो सारी की सारी, हार्मोन का बनना, हार्मोन का प्रोड्यूस होना, फिर वो हार्मोन अपनी जगह पे जाकर काम करेगा। सिमिलरली एंजाइम बनना, एंजाइम का काम करना, फूड का ब्रेकडाउन हो गया, है ना। तो किसी भी चीज का ब्रेकडाउन और किसी भी चीज का बनना, जब ये दो चीजें हमारी बॉडी में होती हैं जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहलाती हैं, वो आती हैं मेटाबॉलिज्म में। ये हमने पढ़ा है। तो मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस जो बॉडी को जिंदा रखने के लिए यानी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, वो कहलाती है मेटाबॉलिज्म। Metabolism is defined as the total of all biochemical reactions taking place। पूरी biochemical reactions जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो सब की सब मेटाबॉलिज्म है within any living organism to sustain and maintain life। ये मैंने आपको बताया, अगर हमें लाइफ को जिंदा रखना है तो अंदर बॉडी के वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होना जरूरी हैं। जितनी बायोकेमिकल, बायो मतलब लाइफ, जिसमें केमिकल भी इन्वॉल्व हो, अगर ऐसी कोई रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर चल रही है तो वो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म है। क्लियर? ओके, सी द नेक्स्ट Next question is, which is the largest botanical garden in the world? Name a few well-known botanical garden in India। अब भाई यहाँ पर हमको botanical gardens के जो names हैं वो याद करने पड़ेंगे। At least 3 या 4 नाम आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि ये यही नहीं, ये competitive exams में भी पूछे जाते हैं, तो MCQ में भी पूछे जाते हैं, तो हमें कुछ नाम जरूर याद करने पड़ेंगे। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है largest botanical garden in the world। largest botanical garden in the world है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, जो लंदन में है, राइट।
तो ये जो रॉयल बोटानिकल गार्डन है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा गार्डन है जहां पर हर वैरायटी के प्लांट्स प्रेजेंट है, प्लांट्स बोटानी है, ठीक है। अदर बोटानिकल गार्डन, अब यहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट बोटानिकल गार्डन के बारे में भी पूछा गया है, तो एक है संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में है, फिर है हैदराबाद बोटानिकल गार्डन, ऑब्वियसली हैदराबाद में है, और उसके बाद एनटीआर गार्डन ये भी हैदराबाद में है, और फिर बोटानिकल गार्डन सारंगपुर में भी है एक, ठीक। तो ये सारे गार्डन्स हैं जो हमको जिनके नाम याद कर लेने चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिकली इन्हें याद करो, आपकी बुक में भी जो दी हुई हैं गार्डन्स वैसे मैं वहीं से लेकर आई हूं, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई गार्डन्स के नाम आपको याद है पहले से तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। तो 3-4 याद होना जरूरी है, और उसमें से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा जो बोटानिकल गार्डन है दैट इज द रॉयल बोटानिकल गार्डन जो कि लंदन में है। दैट्स इट, ओके। So with this we are done with the MCQs and very short answer type question for the first chapter of your 11th class biology, that is the living world. And with this if you want to ask anything you can definitely mention it in the comment section. और यही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बुक वाइज जो कोर्स है, जो सिलेबस है उसको इजीली आप एक्सेस कर सके इसीलिए अवेलेबल कराया हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। और यही नहीं, आप इसे बड़ी आसानी से प्ले स्टोर पर हमारे ऐप मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से जो है उस पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि आपको आपके सिलेबस की पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी ना आए और आप बहुत बढ़िया, बहुत आराम से आपके सिलेबस के वीडियोस, लेक्चर्स सीक्वेंस में प्रॉपर्ली देख सकें। और यही नहीं, बहुत अच्छी बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स का अब आपको हिंदी मीडियम का चैनल भी मिल जाएगा, तो आपके आसपास जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप उनको डेफिनेटली ये सजेस्ट कीजिए कि वो मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे आपको इजीली नोटिफिकेशंस मिलते हैं ऐसे उन्हें भी इजीली नोटिफिकेशंस मिल सके और वो भी पढ़ाई अपने कोर्स की आराम से कर सके। और आपको डेफिनेटली पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की जो एजुकेशन है वो है बिल्कुल फ्री, राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ ऑल टाइम्स। आपको क्या करना है, आपको अपना पार्ट करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है अपने सारे ग्रुप्स में, हर ग्रुप में शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, अपने सिबलिंग्स के ग्रुप में, सो दैट वी ऑल कैन एक्सेस टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू सो मच।